इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। सेल में फॉर्मेट क्या क्या काम करता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा शीट बना रखा है जो समथिंग मार्कशीट से रिलेटेड है। इस पर कैसे वर्क करना है और फॉर्मेटिंग के थ्रू हम इस पर क्या क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं, तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर हमने लिस्ट बना रखी है सीरियल नंबर, यानी हम 10 तक फील्ड्स को लेके चलना है। कुछ 10 स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके नंबर्स दिए हुए हैं जो आउट ऑफ 100 नंबर्स में हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई सेल, अगर हम बात करते हैं तो ये दिस इज़ ए कॉलम, यानी ये सब कॉलम हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉलम की साइज सिमिलर है, किसी की साइज बड़ी है, तो हम लोगों ने किसी की साइज चेंज कर रखी है। तो अगर थोड़ी देर के लिए इस पर कुछ हमें सेल की सेटिंग्स वगैरह, कॉलम की सेटिंग वगैरह करनी है, तो हमें इसके लिए फॉर्मेट सेल पे जाना होता है। फॉर्मेट का देखिए मेन यूज़ तो क्या है, मेन यूज़ इसका बहुत बड़े बड़े पर्पज़ में भी होता है। सपोज़ आपने कुछ भी प्रिंट के लिए डेटा बना रखा है, लेकिन आपका वो जो मैटर है वो एक पेज से ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, तो ऐसे केस में भी फॉर्मेट को हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर वो पेज के विड्थ यानी पेज की चौड़ाई वाले पार्ट में ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी फॉर्मेट पे आके सेटिंग से बदल सकते हैं। लेंथ वाइज पेज से ज़्यादा हो रहा है तो भी हम फॉर्मेट से जाके सेटिंग को बदल सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा इधर ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो फील्ड बनाया है, यहाँ पर जो डेटा की ये सारे डेटा पड़े हुए हैं, तो इसमें अभी तक हमने यहाँ तक कि नंबर्स वगैरह एंटर कर रखे हैं। हम लोग को टोटल निकालना होगा, तो हम थोड़ा सा इसमें साथ साथ फार्मूला भी देख लेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि अगर आपको सेल्स को अलाइन करना है, यानी आप चाहते हैं कि ये सारे सेल्स, होता क्या है जब हम लोग नंबर्स टाइप करते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा हेलो, या मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम, और हमने नीचे अगर नंबर लिखा 7, तो वो होता है क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको नॉर्मल ले रहा हूँ। नॉर्मली यानी हम एक दूसरी शीट की बात करते हैं, ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैं दूसरी शीट की बात करता हूँ। अगर आप एक्सेल में जब वर्क करते हैं, तो जब भी आप कुछ लिखते हैं, यानी कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं और नंबर्स लिखते हैं, तो वो कुछ इस फॉर्मेट में सेट होता है। यानी नंबर्स हमेशा सेल के राइट में जाता है, और जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमेशा जस्टिफाइड रहता है, यानी वो अपने आप को एक प्लेस पर सेट करता है, और वो प्लेस होता है क्या, लेफ़्ट। अगर यहाँ पर आप छोटा वर्ड लिखेंगे तो वो हमेशा लेफ़्ट से ही सेट होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखिए लेफ़्ट से सेट हो रहा है, तो यानी टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट में रहता है और जो डिजिट्स हैं वो आपकी राइट में रहती है। यहाँ पर चूँकि मैंने इस शीट को फाइनली पूरी शीट को ही फॉर्मेटिंग से अप्लाई कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब जैसे इसमें क्या है, नंबर्स तो हमें सूट कर रहे हैं, हेडिंग के नीचे आ रहे हैं, बट नेम वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर वे में नहीं है। तो आप इस पूरे को सेलेक्ट करके या तो सेंटर में कर लेंगे लाइक दिस, नहीं तो आप लेफ़्ट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। अब आइए हम 1 मिनट टोटल भी देख लेते हैं यहाँ पर, और फॉर्मेटिंग सेल को भी देख लेंगे। टोटल करने के लिए बहुत सिंपल है, आपने यहाँ से इस टोटल पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक की रेंज को, और डायरेक्टली आप ऑटो सम पर आ जाएं और सम पर क्लिक कर लें, तो आपको टोटल मिल जाएगा। अगर एक टोटल मिल गया तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमें सारे ही टोटल मिल जाएंगे। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। अगर आपको उसके बगल में फील्ड मिल रही है डेटा, यानी एक लिस्ट लंबी रेंज तक जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पे डबल क्लिक कर लेंगे तो भी आपको उसी लिमिट तक टोटल मिल जाएगा, यानी उसी लिमिट तक आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर हमें परसेंट कैलकुलेट करना है तो आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। परसेंट के लिए बहुत ही सिंपल, जो सबसे सिंपल मेथड है, मैं आइए वो बता देता हूँ आपको। परसेंट निकालना है आपको, तो आपने टोटल यानी इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। आपने इक्वल का इक्वल टोटल, ये आपका टोटल वाली सेल है, इस पर क्लिक करना है, इनटू 100 ऑब्लिक
आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, 4 सब्जेक्ट्स है ऑब्लिक 400, अगर आउट ऑफ 100 की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परसेंटेज शो होने लगा, लेकिन इस परसेंटेज को भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, यानी इसको हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के परसेंटेज शो हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको सारा सेलेक्ट कर लेना है और ये वाली फील्ड यानी ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट को यूज़ करना है। तो अभी हमने इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके, आपको अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेना है तो 2 भी ले सकते हैं, ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे तो आपको नॉर्मल परसेंटेज मिल जाएगा, और 2 रखना है तो 2 भी रख सकते हैं। तो यानी इस तरह से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मेट सेल की हम लोग बात कर रहे थे। फॉर्मेट सेल में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी हमें पेज की रेंज नहीं पता चल रही है, और हमारे पास ये सारा मैटर है, यानी अगर हम Ctrl+P कमांड प्रेस करते हैं तो हमें पेज पर कितने एरिया में हमारा मैटर आएगा यहाँ दिख रहा है। फिर से हम वापस आते हैं एस्केप बटन से, और अब वापस आने के बाद मैंने बताया था कि आप जब पेज कमांड एक बार Ctrl+P कमांड से जब प्रीव्यू देखते हैं उसके बाद ही आपको पेज की डायमेंशन दिखने लगते हैं। तो यहाँ देखिए H और I के बीच में डायमेंशन आ गया। नॉर्मली तो I और J के बीच में होता है, यहाँ पर एक सेल का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इस F सेल को की साइज बड़ी कर रखी है, इसलिए वो H और I के बीच में आ गया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये, मैं थोड़ा सा इसी को रिपीट कर देते हैं हम लोग। हमने इसको सेलेक्ट करके इसको रिपीट कर लिया। ये कुछ समथिंग डेटा हमारा नेक्स्ट पेज पर भी आ चुका है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये पार्ट पेज के बाहर की रेंज का था। अगर अब हम Ctrl+P कमांड यूज़ करते हैं तो आपको रेड वाला पार्ट नहीं शो होगा। तो ऐसे केस में अब या तो हम मैनुअली मतलब इंडिविजुअली जाके एक एक सेल को छोटा करेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है ये। इसके बाद भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है टोटली। सेल वाले पार्ट सीरियल नंबर को आपने थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया और रिड्यूस किया, फिर भी हमारा एक रेंज यहाँ पर अभी बची हुई है। तो अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हमने फिर से वापस इसको अपनी पोजीशन पे ले लिया। Ctrl+Z कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। Ctrl+Z से हम इसकी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाते हैं। हम इस टोटल पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग विड्थ कंट्रोल कर रहे हैं, यानी अभी हम लोग सिर्फ चौड़ाई की बात कर रहे हैं, पेज की विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आना है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ जो एक्चुअल होती है दैट इज़ 8.15 होती है। तो ये और जितने भी हमारे इस समय 8.15 पे सेट है, तो हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक सेल जो है कंप्यूटर साइंस, ये ऑटोमेटिक काफ़ी बड़ी है, तो यानी इस केस में ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए अगर 6 करते हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये 6 की साइज में सबको रिड्यूस करेगी। तो हमारा जो टोटल पेज से बाहर वाला पार्ट था वो एक तरह से हमारे पेज में शो होने लगा। जब भी आप किसी सेल को ज़्यादा रिड्यूस करते हैं उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो हैश से शो होने लगती हैं। तो इट मीन्स आपने सेल की साइज ज़्यादा रिड्यूस की हुई है। तो जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो वो नंबर्स में आने लगेंगे। तो इस तरह से आया। लेकिन हमारा बहुत सारे जो सेल्स हैं जिनके नाम है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं, तो मतलब हमारा सेल डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें इंडिविजुअली इसको जाके हम बढ़ा सकते हैं या उसका हम थोड़ा सा साइज कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बस अभी भी जगह है, रेंज है थोड़ी सी। तो हम कंप्यूटर साइंस, तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। तो देखिए बहुत ईजिली हमारा ये पर्पस सॉल्व हो गया। दूसरी बात ये, फिर से हम Ctrl+Z बटन प्रेस करते हैं और वापस हम आ जाते हैं जहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि आपने कहा सबको सेलेक्ट कर लिया। मैं कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इन सेल से डिफरेंट है। तो मैंने इसको शॉर्ट में कर लिया, कॉम्प और SC कर लेते हैं यहाँ पर, SC डॉट, ओके। और थोड़ा सा इसको हम मैनुअली रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, सारे सेल मेरे इक्वल हो रहे हैं।
इसकी एक्चुअल साइज पे करना है तो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इसको हम, और फॉर्मेट पर आ जाएंगे। कॉलम विड्थ 8.43 आपकी मेन होती है, तो 8.43 अप्लाई करके देखते हैं क्या ये बिल्कुल अब हमारी सारी सेल्स इक्वली जो है डिवाइडेड हैं। अब थोड़ी देर के लिए हमने फिर से सबको सेलेक्ट किया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कॉलम की, क्योंकि ये जो तीनों रेंज है कॉलम को कंट्रोल करती हैं और ये दोनों रेंज रो को कंट्रोल करेगी। तो अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, अभी नीचे भी टॉपिक्स और भी दिए हुए हैं। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ अगर आप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करेगा मैक्सिमम लेवल पे। तो उसने रिड्यूस किया तो मैक्सिमम लेवल पे करेगा, तो उसमें वो क्या करेगा, आपका डेटा कोई भी मिस नहीं होगा, है ना, कोई भी मिसिंग यहाँ पर वर्ड्स नहीं दिख रहे हमको। तो उसने कहा मैक्सिमम लेवल पे एक्सेल के अकॉर्डिंग इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए, मतलब इतनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम दो तरह से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विड्थ में वो बताता है आपको कि एक्चुअल मेरी साइज क्या है, 8.43 पे है। इसी तरह से अगर हम इस टोटल डेटा को कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा एक पेज से ज़्यादा की हाइट में हो रहा है, सपोज़ हमारा ये पेज 50 और 51 से ज़्यादा एक्सीड कर गया लाइक दिस, तो अब हम ऐसे केस में थोड़ी देर के लिए इनके कलर्स को चेंज कर लें। ये हमारा एक पेज से ज़्यादा है, तो हमने इसका कलर थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि कुछ और कलर है। तो अभी क्या है, प्रिंट आउट में देखिए आपके पास नीचे का जो ब्लू कलर से जो टेक्स्ट था वो नहीं आ रहा, वो आ रहा है आपका सेकंड पेज में। तो बट हमें इसको एक पेज में कवर करना है, तो बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या करना है, हमको फिर से आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना है, अपना ऊपर की रेंज तक सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फॉर्मेट में आने के बाद आपको रो की हाइट पर आना है। रो की हाइट एक्चुअल होती है 15, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो को डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट की साइज़ यही रखनी है तो हम लोग लास्ट 11 तक जा सकते हैं। 11 पे करने के बाद हमें क्या है, थोड़ा सा हमारा डेटा देखिए हमारी रेंज में तो आ गया डेटा, लेकिन 11 की साइज़ में क्या हो रहा है कि टेक्स्ट कुछ कट रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम फिर से एक स्टेप पहले आते हैं और इसको थोड़ा सा रेंज में यानी 12 की रेंज में ले लें या 13 की रेंज में ले लेंगे, तो भी हमारा पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने 13 लिया है, हमारा टेक्स्ट भी क्लियर है और हम एक पेज से कम अपने पेज में टेक्स्ट को ले आए। अब हम कंट्रोल पी करके आपको दिखाते हैं, तो देखिए ब्लू वाला पार्ट भी आपके पेज में आ रहा है और अभी भी हमारे पास स्पेस है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी हमें नीचे वाले डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ से नीचे वाले डेटा को सेलेक्ट करना था। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आ रहा है, अगर आपको इस जगह से नीचे की डेटा को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबाएं, तो वो उस रेंज तक सेलेक्ट कर लेगा जहाँ तक आपका डेटा है। यानी आपको उस जगह से वहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट करना है जिस भी पर्पज़ के लिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको उस पॉइंट से टॉप तक के डेटा को सेलेक्ट करना होता तो कंट्रोल शिफ्ट होम बटन प्रेस करते हैं हम। और हमने यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस किया तो हमें वहाँ से डेटा क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास पहले का डेटा आ गया, पहले वाला, हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट में ऑटो फिट रो हाइट, यानी ऑटो फिट करेंगे तो अगर आपने किसी भी सेल को बड़ा कर रखा है, जैसे मान लीजिए हमने इन सेल की जो साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रखी है, सपोज़ हमारा 15 होता है ओरिजिनल, हमने इसको 25 कर दिया, तो ये सेल की मैं साइज़ बढ़ा ली। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको मुझे ठीक करना है तो ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे, तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर विजिबिलिटी मीन्स आप क्या इसको हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ पर कमांड्स देख रहे हैं। यहाँ लिखा है हाइड रोज़, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट। तो जैसा हाइड करेंगे सेम उसी सीक्वेंस में अनहाइड होगा। हाइड रोज़ के लिए आपने
सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ हमने सेलेक्ट कर लिया 4 और 5 को, यानी इन दोनों डेटा के रोज़ को सेलेक्ट कर लिया। तो अगर हम इन दोनों को हाइड करेंगे तो प्रज्ञा आशुतोष वाले जो नाम हैं या 4 और 5 नंबर सीरियल नंबर वाले, ये दोनों हाइड हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपली यहाँ पर आने के बाद हाइड रोज़ पर क्लिक करेंगे। ये हाइड तो हो गए, बट इनको वापस रिकवर कैसे किया जाएगा? तो सिंपल है, आप इसके एक पहले का डेटा और एक बाद का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको अनहाइड रोज़ में जाके वापस ले सकते हैं। ये वापस आ गया डेटा हमारा। और ऐसे ही सेम आपको कॉलम्स के लेना है कि आपने सपोज़ ये दोनों कॉलम्स को हाइड करना है। अब वो आप चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर लें, हम कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि वो जाएगा तो पूरा ही कॉलम। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके हम अगेन करते हैं हाइड कॉलम्स। तो देखिए दोनों टॉपिक चला गया। फिर से हम एक पहले और एक बाद का सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आके अनहाइड कर लेंगे, अनहाइड कॉलम्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने कहा कोई बात नहीं, किसी एक को सेलेक्ट करके अनहाइड करते हैं तो वो मिस हो जाएगा। तो देखिए मैंने अनहाइड किया बट उसने कोई भी इफेक्ट नहीं आया हमारे पास। तो हम इसको अगेन उसी फॉर्म में करेंगे, अनहाइड कॉलम्स। हाइड शीट, पर्टिकुलर हम लोग एक शीट नंबर 1 में काम कर रहे हैं तो शीट नंबर 1 को ही हमें हाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पर हाइड कर देंगे। तो हमारी शीट 1 जा चुकी है। अगर हमें इस शीट को वापस रिकवर करना है तो हम फॉर्मेट में आएंगे, इसी पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर अनहाइड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी शीट 1 को हमें अनहाइड करना है। तो हम वापस ले आएंगे इस शीट को। तो ये हाइड है। इसके बाद इसमें रीनेम शीट करना, मूव करना, ये दोनों काम भी हम लोग कर सकते हैं। इसको आप कई लेवल से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और शीट पर राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी हमको मिल रहा है रीनेम मूव, यानी हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको शीट को रीनेम करना है तो आपने यहाँ से क्लिक किया तो हमने मान लीजिए इसको बना दिया मार्कशीट, मार्कशीट। तो ये मार्कशीट के नाम से आ गई। और मूव करना है तो मान लीजिए आपको इस मार्कशीट को मूव करना है बिफोर मार्कशीट के पहले लाना है। तो मार्कशीट तो ऑलरेडी है, अरे सॉरी, बिफोर मार्कशीट करना है। मार्कशीट जो है बिफोर जाएगी किसके? शीट 2 के। तो शीट 2 के पहले तो ऑलरेडी है। या मूव टू एंड, तो एंड में भी ला सकते हैं आप। इस काम को डायरेक्टली करना है तो आप सिंपली इस शीट को यहाँ से माउस से क्लिक करेंगे, बिना माउस को छोड़े हुए, क्लिक छोड़े हुए आप इसको ड्रैग कर लीजिए और यहाँ ला के छोड़ सकते हैं। तो ऐसे भी आप ये काम कर सकते हैं। ये जो आपकी रेंज है, जैसा कि अगले कमांड के बारे में बताया जा रहा है, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट हम लोग करते हैं तो हमारी शीट लॉक हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी शीट को लॉक करना है तो यहाँ पर पासवर्ड देना होगा 1 टाइम, और अगेन एक बार हमने और पासवर्ड दे दिया। ये शीट आपकी लॉक्ड हो गई, यानी अब हम कुछ भी टाइपिंग या कोई भी वर्क इस शीट पर नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो इट मीन्स दिस शीट इज़ लॉक्ड। और यहाँ पर सारे कमांड्स भी आप देख रहे हैं कि सारे कमांड इनएक्टिव हो चुके हैं। तो अगेन हम यहाँ पर आके अनप्रोटेक्ट करेंगे शीट को। मैंने पासवर्ड दे दिया, हमारी शीट वापस एक्टिव हो चुकी है और हम फिर से यहाँ पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शीट को लॉक करने के बाद भी आपकी जो रेंज है, यानी ये रेंज, मान लीजिए इतनी दूर मैंने एक कलर अप्लाई कर दिया, मान लीजिए इस रेंज में आप चाहते हैं वर्क हो मेरा, तो आप बहुत सिंपल है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट बटन प्रेस कर लें, फॉर्मेट सेल पर आ जाएं, प्रोटेक्शन पर आ जाएं, लॉक को ऑफ कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि प्रोटेक्शन जो है इस सेलेक्टेड पार्ट पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बाकी सेल्स हैं, यानी टोटल शीट की हर सेल्स वो लॉक्ड होती है, और जो सेल्स लॉक्ड होती हैं उसी पर प्रोटेक्शन अप्लाई होता है।
और अगेन हम आते हैं, प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 मैंने दोबारा प्रेस किया और देखिए आपका कहीं भी वर्क नहीं हो रहा, लॉक्ड है, लॉक्ड। लेकिन अगर हम इस जगह पर कुछ काम करना चाहते हैं तो ये हमारा अनलॉक्ड है, यानी इस पर आपका प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और इस तरह से इसको वापस हम, अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है, वापस ठीक करना है तो आप कर सकते हैं। अगर हम ऑटो सम की बात करें तो ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इनको आपको कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में आपको मान लीजिए सम करना है, तो आपने सेलेक्ट किया और सम पर हमने डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो हमें रिज़ल्ट मिल गया। और यहाँ 15 पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको इसका रिज़ल्ट यहाँ नहीं कहीं और लेना है तो आप सिंपली लिखेंगे इक्वल टू सम और देन पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस ओपन एंड देन रेंज, जो भी रेंज आपको सेलेक्ट करके जिसका हमें एडिशन वहाँ लेना है और एंटर कर देंगे। वैसे तो लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज करना चाहिए लेकिन वो ऑटोमेटिक ले लेगा एंटर करने पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें आंसर यहीं पर लेना है जहाँ पर हमारी सेल्स हैं। इस तरह से अगर हम इसको और भी तरीके से सम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपके सामने फार्मूला है, आपको लिखना है क्या है, सबसे पहले इक्वल टू सम और देन वो रेंज जिस पर आपकी वैल्यूज़ हैं। मैंने इसको जूम करके बड़ा कर लिया, आपको और क्लियरली दिखेगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अब हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से डिलीट कर दिया, अगेन हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वल टू सम और हमने ओपन पैरेंथेसिस ले लिया, फर्स्ट पैरेंथेसिस और देन आपकी रेंज। रेंज में आप कुछ इस तरह से ले रहे थे अभी हम लोग पहले के फॉर्मेट में, अब हम थोड़ा सा दूसरा फॉर्मेट लेके चलना है। तो यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस, ये फर्स्ट नंबर कॉमा देन सेकंड नंबर कॉमा देन थर्ड नंबर कॉमा फोर्थ नंबर कॉमा देन फिफ्थ नंबर। हम इस तरह से भी एडिशन कर सकते हैं। तो एक और दूसरा मेथड हो गया सम करने का। थर्ड वे में आप कैसे करेंगे, मान लीजिए सपोज़ आपको इक्वल टू सम लिखा हमने ओपन पैरेंथेसिस, आपने कहा सपोज़ मुझे एक नंबर की रिक्वायरमेंट है तो 2 पर क्लिक कर लिया कॉमा देन 4, तो यानी इट मीन्स हमारे सिर्फ 2 ही वैल्यू की एडिशन हमको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही वैल्यू का एडिशन मिल रहा है, H2 एंड H4। तो यानी हम सम को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट सम करना है, सपोज़ अगर हम डायरेक्ट को सम करना चाहते हैं तो इट मीन्स कि हमने यहाँ लिखा इक्वल टू और हमने सीधे वैल्यूज़ को वहाँ पे टाइप कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इस केस में आपको रिजल्ट तो मिलेगा बट इसका इन सेल से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस सेल को हम 2 की जगह 4 करते हैं तो हमें आंसर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने पहले के सिस्टम में पहले वाले फॉर्मेट में नहीं सेल रेफरेंस को लेकर अगर हम चलते हैं यानी इस तरह से, तो इस केस में हमको रिज़ल्ट में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा बट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4 की जगह मैंने कर दिया 14, तो देखिए 27 हो गया बट यहाँ पर चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी सेल का नाम नहीं बता रहे हैं, ये डायरेक्ट वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें ये काम कब करना है कब नहीं करना है ये आप देख रहे हैं। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सम लिखा, तो अगर हम यहीं पर दूसरे फार्मूलाज अप्लाई करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सबको सेलेक्ट किया, आपने ऑटो सम के अलावा एवरेज किया तो आपको एवरेज मिल रहा है 5.4। तो इट मीन्स जहाँ पर मैं सम लिखा था वहाँ पर एवरेज आ गया और हमें सेम सेल रेंज में हमें उसका एवरेज मिल गया। थोड़ी देर के लिए इसको उठा के हमें ड्रैग कर लिया, शिफ्ट कर लिया इस आंसर को और फिर हम अगेन अगली वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं। हमने कहा काउंटिंग के लिए, तो काउंटिंग के लिए आपको रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में बस खाली हमने फंक्शन का नाम चेंज किया है, आपको रिजल्ट मिल गया। इसको हमने यहाँ रख लिया। देन आपने
मैक्सिमम के लिए यूज़ किया तो आपको मैक्सिमम नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर मिल गया, इसको भी आपने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। और हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर, तो इट मीन्स दिस इज़ मिनिमम, यानी हम सारे फंक्शंस को देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम थोड़ा एक नज़र फिल पर देख लेते हैं, फिल पर कैसे कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 टाइप किया हुआ है और हमें लग रहा है कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं, यानी इसको 1 1 1 1 1 1 हम रिपीट करना चाह रहे थे। उस केस में आप फिल करते हैं डाउन, तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाती है। तो इसी तरह से अगर हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो हम फिल को चारों डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। ये राइट डायरेक्शन में हो गया, और अगर आपने इसको ऐसे यूज़ किया हुआ है फिल को लेफ़्ट साइड में, तो वो लेफ़्ट साइड यानी हर डायरेक्शन में करेगा। जितना आप सेलेक्ट करते हैं सेल को, उन सब को एट ए टाइम में फिल करेगा। यानी आपने लेफ़्ट किया, ओ सॉरी, इस केस में आपने फिल को लेफ़्ट साइड में अगर आपको फिल करना है तो आपने फिर किया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड फिल करेगा। मतलब जितना भी सेलेक्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग वो फिलिंग करेगा। 1 हमने टाइप किया और हमें 1 2 3 4 लेना था, यहाँ पर सीरीज़ लेनी थी एक, यानी इंक्रीज 1 by 1 स्टेपिंग वैल्यू। तो इस केस में अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, या मैं 1 2 ले लेता हूँ, और अगर हमने ऐसे सेलेक्ट किया है और इस आपको लगता है कि अगर हम फिल डाउन करेंगे तो ये 1 2 3 4 बनाएगा, नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 1 2 ये ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर हम डिलीट कर दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हमने 1 को लेके सेलेक्ट कर दिया, फिल में सीरीज़ में जाना है आपको, और जो स्टेप वैल्यू है इसको 1 रहने देंगे, और लास्ट वैल्यू जो भी लगता है आपको, सपोज हमारा 12 है तो हमने 12 यहाँ पर टाइप कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 12 हमें देखने को मिल रही है। तो हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से सीरीज़ मिल जाएगी। अगर आपको और नंबर्स लेने हैं तो आपने लिखा 1 और सेलेक्ट कर लेंगे रेंज, और यहाँ पर आप स्टेप वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट दे देंगे। स्टॉप वैल्यू 12 है तो आपको और नंबर्स मिल जाएंगे। चूँकि हमने 12 दिया था लास्ट वैल्यू, तो वो 11 तक ही लेके चल रहा है, तो हमें अपनी 12 तक आने के लिए वो नंबर देना होगा जो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ तक फिलिंग करता ही है। इसी तरह से हम इवन नंबर ले लेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इवन नंबर लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपने पहले जो स्टार्टिंग 1 लिया था तो वो 1 by 1 चल रहा था, 2 लिया तो आपने और नंबर मिला, तो 3 लेंगे तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा। तो यानी अगर आपने स्टार्टिंग लिया 2 से, या तो हम स्टार्टिंग नंबर 2 कर लें और देन 2 का इंक्रीमेंट कर लें तो हमें इवन नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 लेना है और लास्ट मान लीजिए हमने ले लिया 20, तो हमें इवन नंबर्स मिलना है। तो इस तरह से हम फिल का यूज़ करेंगे। फिल में जैसे अगर आपको लगता है कि हम 5 और 5 then 25, और इसी ऑर्डर को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो हमें ये सीरीज़ मिल रही है। लेकिन हमें ये नहीं लेना था, हमें लेना था मल्टीप्लिकेशन, 5 then 25 then 25 मल्टीप्लाई 5। तो इस केस में आपको ये दोनों सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, और सीरीज़ में आने के बाद ग्रोथ पर जाना है। ग्रोथ पे आने के बाद आपको स्टेप वैल्यू 5 लेना है, और स्टॉप वैल्यू, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको लंबी सीरीज़ लेनी है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया मान लीजिए 30,000 के सीरीज़ में ये जितना भी होगा वहाँ से 5 का 5 मल्टीप्लिकेशन देगा। इस फिल में इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जस्टिफाई है, फ्लैश फिल है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ।